ठीक है, so starting with organic analytical questions. Okay, the question says, compare and explain the relative acidities of 2-chloropropanoic acid, 3-chloropropanoic acid and propanoic acid. Explain your answer. चलें, आपको याद दिला देते हैं जी। कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब जो R ग्रुप लगा हुआ होता है विच इज प्रोपोनाइक एसिड, तो R ग्रुप का एक इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है जिस चीज से भी ये बॉन्डेड होता है। तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर पुश करेगा और ये जो पोलैरिटी होती है OH बॉन्ड की, इस पोलैरिटी को कम कर देता है। देखो एक चीज याद रखो, जितना पोलर OH बॉन्ड होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और पोलर OH बॉन्ड कब होता है, जब OH से इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते हैं। जितने OH से इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, याद रखो वो ज्यादा पोलर होगा, और जितना वो पोलर होगा उतना वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। ठीक है, जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये तो इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, लेकिन जब इनके साथ एक क्लोरीन आ जाता है ना, यहां पर सुना क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन पुलिंग। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन पुल करता है तो याद रखो कि उसका जो पोलैरिटी होती है, बेटा प्लीज म्यूट करें सब लोग अपने आप को। तो जितने क्लोरीन बढ़ते जाएंगे ना, याद रखो उसकी पोलैरिटी बढ़ती जाएगी। किसकी पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, OH की। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करता है। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन में इसने चालाकी ये की हुई है कि दोनों एक क्लोरीन वाले कंपाउंड दिए हैं, एक पे 2 पे क्लोरो लगा हुआ है और एक पे 3 पे क्लोरो लगा हुआ है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, 2 क्लोरो और 3 का क्लोरीन तो है। अब देखो एक बात होता है कि क्लोरीन वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि क्लोरीन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है और OH की पोलैरिटी बढ़ा देता है। लेकिन सवाल ये है कि 2 पे लगा हुआ ज्यादा। अब पहले इसको जरा देख लेते हैं ना, इसका 2-क्लोरोप्रोपोनाइक एसिड, ये आपका प्रोपोनाइक एसिड है, तो 2-क्लोरोप्रोपोनाइक एसिड ये ज्यादा एसिडिक है या 3-क्लोरो। देखो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। 3 का मतलब है Cl इधर लगा हुआ है, Cl इधर है ना, ये हो गया ना, ये 1 ये 2 ये 3। अच्छा, फर्स्ट कार्बन जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O वाला होगा, ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, अच्छा चलो मैं आपको एज अ फैक्ट बता रहा हूँ, 2-क्लोरो ज्यादा होगा। अभी वजह बताता हूँ, मोस्ट एसिडिक प्रोपोनाइक एसिड। बेटा म्यूट करें अपने आप को प्लीज। ओके, 3-क्लोरो, उसके बाद प्रोपोनाइक एसिड, और जो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा वो प्रोपोनाइक। अच्छा चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। देखो असल में जितना इसके ये करीब होगा ना Cl, उसका जो इफेक्ट होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। अब देखो मैं आपको जरा एक्सप्लेन करूँ, इन 2-क्लोरो प्रोपोनोइक एसिड, Cl is bonded to carbon next to C double bond O, next to C double bond O, which, अच्छा देखो अब इसका जो इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री में, इसको आप याद कर लें,
which cause a negative, ये negative inductive effect, इलेक्ट्रॉन के खींचने को कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। एंड इंक्रीजेस, इसका आंसर लिखने का तरीका सीखो, एंड इंक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। अब ये जितना दूर होगा ना क्लोरीन C डबल बॉन्ड हो सकता, देखो इसमें दूर है, उतना इफेक्ट वीक होगा। तो हम लिखेंगे दिस इफेक्ट इज लेस इन 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया। और आखिरी भाई, अब खाली प्रोपेनोइक एसिड जो है वो वीक क्यों है? तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप डिक्रीजेस द पोलैरिटी, इसके अंदर आखिरी द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग alkyl group in propanoic acid decreases the polarity of OH bond। ठीक है, चल ये आपका आंसर हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितना लेस पोलर OH बॉन्ड होता है उतना वो वीक होता है, जितना पोलर OH बॉन्ड होता है उतना वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट। सर पार्ट जी, क्वेश्चंस अभी पूछ लें या नोट डाउन कर लें आखिर के लिए? नहीं आप बोलें, साथ साथ बोलें। सर ये वही लॉजिक है कि जब पीएच के लिए हम डिटरमिन कर रहे थे कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जो एनायन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है, वो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है क्योंकि सीएल का इफेक्ट ज़्यादा है, ये वही वाली आप बात कर रहे हैं या वो कुछ और है? नहीं नहीं, देखें बेसिकली ये अल्काइल ग्रुप्स और ये पुलिंग और पुशिंग ग्रुप्स का प्रॉपर्टी है ना बेटा। जब भी एक जनरल बात ये है ना, ये उससे भी लिंक्ड है इनडायरेक्टली आप, लेकिन दोनों का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप्स होते हैं, लाइक हैलोजेंस हो गए या बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, उनका OH के ऊपर पोलैरिटी पे क्या इफेक्ट है? क्या वो OH के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करते हैं? अगर वो करते हैं तो वो OH को ज्यादा पोलर कर देंगे, सिंपल एज दैट। और अगर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स हैं, लाइक अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो वो OH की पोलैरिटी को कम कर देते हैं। जितना लेस पोलर OH होगा वो उतना वीक एसिड होगा। अब आप जो कह रहे हैं ना, वो इससे डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट हाँ वो भी उनकी ग्रुप्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना। सो एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर जितने हैलोजन ज्यादा लगते जाएंगे उतना OH पोलर होता जाएगा, वो स्ट्रॉन्गर होगा। इतनी सी बात है। सर तो मतलब जैसे पोलैरिटी बढ़ती जाएगी वैसे एसिडिटी बढ़ती जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि देखे ना, पोलैरिटी बढ़ने का क्या मतलब है? आपको अगर इसको, आपने अगर इसको पढ़ा हुआ है, तो जितना इसमें से पोलैरिटी बढ़ने का क्या मतलब है, यानी इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे ना हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव है। जब इसके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर होंगे तो इसके लिए आसान है ना H+ में क्रिएट होना। दिस इज व्हाट एसिडिक स्ट्रेंथ इज, हाउ इजीली इट फॉर्म्स H+। सो जब कोई भी ग्रुप लगा हुआ, कोई ग्रुप लगा हुआ खींचता है, तो इन अदर वर्ड्स वो हेल्प करता है H+ बनाने में, क्योंकि वो H+ इलेक्ट्रॉन को दूर कर लेता है। और जितनी आसानी से H+ आयन बनेंगे, हम कहते हैं वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। समझे? जी सर, थैंक यू। चलें पार्ट बी। अच्छा, द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ के। अच्छा, ये इसका एसिड यानी इनडायरेक्टली, तो खैर एसिड का ये सवाल है, बट ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसने कहा द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के फॉर मेथनोइक एसिड एंड ये पाइरुविक एसिड इसने दिया हुआ है, और दोनों का फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है उसने, आपको के दे दिया है। अच्छा जरा इसको देख लेते हैं। देखो के डिसोसिएशन कांस्टेंट है,
जितना के ए की वैल्यू बड़ी होती है इसका मतलब एसिड ज्यादा आसानी से डिसोसिएट होता है। इट्स एन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब जब मेथेनोइक एसिड डिसोसिएट होगा तो मेथेनोइक एसिड विल डिसोसिएट इनटू, ये यूं है ना, एच, इसको यूं होता है ना, HCOH है एक्चुअली, इट विल डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड COO माइनस। ठीक है, और ये CH3COH, अच्छा ये एक एसिड है, उसने प्यारूबिक एसिड आपको दिया हुआ है CH3CO, इसका जो COOH है वो डिसोसिएट होगा तो ये बनेगा CH3COO माइनस, COO माइनस NH प्लस। ठीक है, ये इनकी डिसोसिएशन होंगी। अच्छा जी, नीचे an equilibrium mixture containing the two acid base pair is formed। ठीक है जी, आपको उसने नीचे एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर दिया हुआ है, उसने कहा हुआ है टू एसिड बेस पेयर, यूज के ए वैल्यूज टू कैलकुलेट के ई क्यू का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो इस रिएक्शन का हमें के कैलकुलेट करना है, के इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, कैसे करेंगे ये, देखो आप लोगों को इस बात समझ में आना चाहिए, इसका लिंक ऊपर वाले दो से करना है तुम्हें, इन दोनों से। ठीक है, अगर आप इसका लिंक इन दोनों से कर सकेंगे ना तो फिर ही आप अपना आंसर निकाल पाएंगे, वरना आप अपना आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अब जरा देखिए इसका लिंक क्या है, इन दोनों को कंबाइन करके ये इक्वेशन बनी है। कैसे बनी है जरा देखें, आप जरा गौर करेंगे ना तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आप अगर देखें तो ये जो रिएक्टेंट है इसका, ये रिएक्टेंट साइड पे मौजूद है। ठीक है, इसका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट साइड पर मौजूद है, और इसका जो प्रोडक्ट है, अच्छा Where एक did सेकंड, the इसको मैंने other इधर इसका जो प्रोडक्ट है, एक सेकंड ना, लेट मी फिनिश। इसका जो प्रोडक्ट है वो HCO माइनस है, सॉरी HCO माइनस है ना, H, ये H प्लस और ये HCO माइनस। ठीक है, अच्छा अब इसका जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट साइड पे लिखा हुआ है इधर। इसका मतलब इन्होंने क्या किया है कि ये पहले वाली इक्वेशन को रिवर्स किया है और उसको दूसरी में ऐड कर दिया है। अच्छा बच्चे कहते, अच्छा देखो जो लोग इसको फिगर आउट नहीं कर पाते ना, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें नहीं समझ में आ रहा, आप जो है ना वो क्या कह रहे हैं, तो मैं उनको सिंपल बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ आप फिर एक काम करें ना, दोनों को ऐड कर लें। देखिए मैं एज अ स्टूडेंट इसको कैसे इंटरप्रेट करूंगा, वैसे तो आप लोगों को इसको वैसे ही कर लेना चाहिए, लेकिन अगर तुम देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली तुम्हारी इक्वेशन है HCOH, ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू HCOO माइनस NH प्लस, और ये तुम्हारे पास दूसरी इक्वेशन है CH3 CO2H या COH, COH ही होता है ना, तो ये हो जाएगा CH3 COO माइनस NH प्लस। तो उसका शॉर्ट, वैसे तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि तुम बैठ के दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, लेकिन मुझे नजर आ रहा है इसका प्रोडक्ट इसकी रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है, और इसका रिएक्टेंट इसकी रिएक्टेंट साइड पे, एंड वाइस वर्सा। इसका जो रिएक्टेंट है ये वाला, ये इसकी प्रोडक्ट साइड पे, और इसका जो प्रोडक्ट है ये वाला वो इसकी प्रोडक्ट साइड पे ही है। तो इसका मतलब तुमने इस वाले की इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिया और जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको रिवर्स किया। ठीक है, और ऐड कर दिया, दोनों को बिल्कुल फर्क है। वो कहते हैं सर हमें हमारा दिमाग नहीं चल रहा, तो भाई उनके लिए आसान है, मैं कहता हूँ फिर ऐड कर लो। तो उसको करके दिखाता हूँ फॉर स्टार्टर्स, जो लोग शायद इसको पहले दफा कर रहे हैं उनके लिए। मैं इसको ना, इस वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख रहा हूँ। अच्छा ये नीचे उसका आंसर की जगह नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा दूंगा।
ठीक है, CO2H gives, इधर है CH3COO माइनस NH प्लस। ठीक है, और ऊपर वाली को रिवर्स करके लिख रहा हूँ, इसको मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ, मैं इसका H प्लस इधर ले आता हूँ, CHCOO माइनस इधर कर देता हूँ, ये मैंने रिवर्स करके लिखी है। और जिस तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐड करते हैं ना, वैसे ऐड कर दें। अब देखो, जब ऐड करते हो तो फिर जा रहा है ये H प्लस, या H प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? अब आप बचेगा क्या, ये बचेगा HCOO माइनस प्लस CH3CO2H गिव्स ये HCOH प्लस CH3CO माइनस। ये सेम इक्वेशन आ गई ना, ये वही तो इक्वेशन है पूरी। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, तुम्हें ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हें देख के ऊपर वाली दो इक्वेशंस को देख के पता चल जाना चाहिए कि किसको रिवर्स किया हुआ है और किसको नहीं किया हुआ, और ऐड तो खैर दोनों को किया हुआ है, जाहिर है। अब देखो, ये मुझे पता चल गया, मैं फिर से एक दफा रीइंफोर्स कर दूं कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको रिवर्स किया हुआ है, और सेकंड वाली इक्वेशन को जो है ना वो हमने एज इट इज रख के दोनों को ऐड कर दिया है। अब जब आप ऐसा करते हैं तो कैसे कैलकुलेट होता है इक्विलिब्रियम, जिनको नहीं आता वो एक दफा सीख लें। जिसको तुमने रिवर्स किया है पहले वाली इक्वेशन को, उसका के भी रिवर्स कर दो। उसका जो के ए है वो है 1.78 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि आपने इसको रिवर्स कर दिया तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड इक्वेशन को तुमने एज इट इज रखा है, तुमने उसको रिवर्स नहीं किया, तो उसका के एज इट इज लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। बेशक इक्वेशन ऐड हो रही हैं, लेकिन आप लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि उनके जो के होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, इनको ऐड मत कर देना। बहुत सारे लोग ये हरकत करते हैं कि इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस इक्वेशन को तुमने रिवर्स किया है उसका के का रेसिप्रोकल लो, और जो दूसरी इक्वेशन है जिसको तुमने रिवर्स नहीं किया उसके के से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें जो रिजल्टिंग रिएक्शन है उसका क्या आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22 पॉइंट। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे। यूज योर वैल्यू ऑफ के क्यू टू प्रेडिक्ट द पोजिशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, indicate this by placing a tick in the appropriate box in the table, explain your answer। यह बहुत ऑब्वियस है, इतनी बड़ी वैल्यू है कि 22.9 1 से बहुत बड़ी है। जितनी वैल्यू 1 से बड़ी होती है इसका मतलब इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट हुआ हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब देखो, के की वैल्यू बड़ी होने का मतलब क्या होता है? के होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ना। तो जितनी वैल्यू 1 से बड़ी होगी इसका मतलब है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवरवेलमिंगली ज्यादा है इक्विलिब्रियम पे, तो वो तभी है ना जब वो राइट पे शिफ्ट हुआ हुआ है, राइट ना, तब इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट हुआ हुआ है, तभी तो प्रोडक्ट की तादाद ज्यादा है, और तभी इसकी वैल्यू जो है ना 1 से बड़ी है। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी होती ना तो फिर मैं लिखता कि इक्विलिब्रियम लाइज टू द लेफ्ट, और अगर ये 1 होती तो मैं लिखता इक्विलिब्रियम लाइज इन द मिडिल। बस ये बात आप समझ लें और याद कर लें। तो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और इसका आंसर भी यही होगा कि के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1 मींस लार्जर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, देन reactant concentration at equilibrium। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं। आप लोग देर ना, तो चलो आवाज आ रही है, मैंने कहा शायद ऐसा तो नहीं कोई डिस्कनेक्ट हो गया हो। अच्छा, डिस्कनेक्ट होना तो प्लीज आप लोग मुझे जरा मेरे फोन पे मैसेज कर दिया करें। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं मेरे सामने स्क्रीन होती है ना तो मुझे कभी कभी
पता नहीं चलता कि पीछे बैक एंड पे वो डिस्कनेक्ट हो गया। मैं अपना पढ़ाता रहता हूँ और आधे घंटे बाद पता चलता है कि वो तो डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, चलो। सो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, इथेनॉइक एसिड हैज टू डिसोसिएशन कांस्टेंट्स। अच्छा, बिल्कुल सही है जी। ये बेसिकली इक्विलिब्रिया के कंटिन्यूड क्वेश्चन है, बट चले आप, अब तो आपको पूरा सिलेबस ही कवर करना है ना। सो उसने कहा है Ka1 एंड Ka2, उस पीके वैल्यूज आर 1.23 एंड 4.19। सजेस्ट इक्वेशंस टू शो द टू डिसोसिएशन दैट गिव राइज टू द पीके वैल्यू। बच्चों ये आपको जरा सीखना है कि इसके अंदर तुम जरा देखो गौर से, तो दो COH है ना, एक इधर COH है और एक इधर COH है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे लिए मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। उसने कहा हुआ है इसके दो डिसोसिएशंस हैं। तो पहला डिसोसिएशन होगा, उसके लिए आपने लिखा HO2C CO2H। वाटर में आप इसको डालेंगे, ये बन जाएगा HO2। तो मैंने ये वाला इसका लूज कर दिया, एक H लूज कर दिया, ये बन जाएगा ऐसा। आपको मालूम है ना इसमें मैंने कौन सा वाला H लूज किया है? मैंने ये वाला H, ये वाला H जो है ना वो वाटर ने गेन कर लिया है, H+। ठीक है, तो सेकंड में क्या होगा? सेकंड इसका जो डिसोसिएशन है वो क्या होगा? जो ये दूसरा H है, अब ये CO2- हो गया। अब ये जो दूसरा H है, ये वाला H भी तो ये डोनेट करेगा ना, ये वाटर के पास आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला H, तो हम इसको कैसे लिख देंगे अब? CO2-O2-। ये इथेन डायोएट आइन है ना, आपको मालूम है इसके अंदर दोनों H अपने लूज करता है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। Why State does the it have math, two different? because there are two COH groups in it, because each one of the COH will ionize first. The first one will ionize and then the second one will ionize. State the mathematical relationship between pKa and the acid dissociation constant. pKa is equal to minus log of K, a simple fact that all of you need to know. तो ये फॉर्मूला है, ये आप सबको आना चाहिए। ठीक है, चलो अब आ जाओ द real organic question. Okay. 3 tests were carried out on separate samples of organic acids shown in the table. The following results were obtained. अच्छा, tick observe change, cross no observe change. Okay. So guys, उन्होंने आप लोगों को टिक क्रॉस क्रॉस लगा के दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्या है। Okay, let me draw them just for our ease. So this one is HCOOH. This one is CH3 C double bond O COOH. This one is COOH on each sides. Okay. The first one, it's a tick for the first molecule but a cross for the other two. अब आपने सोचना है कि वो कौन सा रिएजेंट है जो कि पहले वाले के साथ तो रिएक्ट कर लेगा बट बाकी दोनों से नहीं करेगा। गाइस, अब इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखो ये जो मेथनोइक एसिड है ना, इसमें ये जो ये वाला ग्रुप होता है प्रेजेंट, दिस वन, ये आपको और किसी में नजर नहीं आएगा, बाकी दोनों में नजर नहीं आएगा। मेथनोइक एसिड का दिस ग्रुप एक्ट्स लाइक एन एल्डिहाइड का ग्रुप। एल्डिहाइड भी यही होता है ना, HC डबल बॉन्ड हो। सो ये एल्डिहाइड के पॉजिटिव टेस्ट देता है, जो आपने एएस में पढ़े थे, टॉलिन्स, फेलिंग्स। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वाला। तो टॉलिन्स रिएजेंट वन ऑफ माय फेवरेट, में टॉलिन्स लिखता हूं, फेलिंग भी लिख सकते हैं आप रिएजेंट।
ठीक है। अच्छा, वैसे बाय द वे टॉलिन्स रिएजेंट आपको याद है किसी को? व्हाट इज अ टॉलिन्स रिएजेंट, होता क्या है? व्हाट इज अ टॉलिन्स रिएजेंट? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिया यानी मिक्सचर ऑफ अमोनिया, एक्वस अमोनिया एंड सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। गाइस प्लीज, ये Sir, we yes, could also add tellings. yes, toluenes, phthalate both are allowed. Oxidizing, like you can also write acidified KMnO4, वो भी allowed होगा। ठीक है, इसके लिए सिल्वर लेयर इस फॉर्म। ठीक है, प्रेफर राइटिंग टॉलिन्स एंड फैलेंस, ये जरा ज्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्योंकि दूसरा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना तो बाकी एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ सेकंड वाले के अंदर। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला का पॉजिटिव रिजल्ट ना आए, लेकिन इसका आ जाए, सेकंड का आ जाए। अच्छा, अब लेट्स सी कौन सा हो सकता है बच्चों। नाउ लेट्स सी के कौन सा ग्रुप है जो उसका साथ रिएक्ट कर सकता है ना। तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सब में। अच्छा, लेकिन आई कैन सी अ यूनिक थिंग, इसके अंदर मुझे ये ग्रुप नजर आ रहा है जो बाकी दो में नहीं है। ठीक है ना, दिस ग्रुप, इसका एक टेस्ट है। क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, व्हेन दिस ग्रुप इज प्रेजेंट, सो क्या लिख सकते हैं आप, ये ट्राइआयोडोमीथेन टेस्ट, यानी मिक्सचर ऑफ एक्वस आयोडीन एंड mixture of aqueous iodine and NaOH। ठीक है, so we've learned in AS any group containing CH3 C double bond O or any group containing CH3 COH and H will give a positive result for triiodomethane। तो इसके अंदर येलो प्रेसिपिटेट्स आते हैं PPT of CHI3। ओके, सो ये आप ग्रुप यूज कर सकते हैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। आप देखें बाकी दो में ये ग्रुप नहीं है। ओके, तो बाकी दो में नहीं है, इन दोनों में इसमें है। सो हमने ये ट्राइआयोडोमीथेन टेस्ट लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ो नेक्स्ट। ओके, अच्छा चलो, नेक्स्ट वन इज a take and a take for the first and third and cross for the second। बेटा अब आप याद करें, आप अपने, अब ये हमने A2 में पढ़ा है, दो एसिड्स की ऑक्सीडेशन मैंने तुम लोगों को A2 में पढ़ाई है या आप लोगों ने पढ़ी है। जो पहला वाला एसिड है दिस इज मेथनोइक एसिड, और जो थर्ड एसिड है दिस इज ईथन डाइओइक एसिड या इथेन डाइओइक एसिड भी कहते हैं। ये दोनों एसिड्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसके अलावा कोई और एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होता। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एसिडिफाइड KMnO4 एंड हीट। हीट लिखो, वार्म लिखो, एसिडिफाइड KMnO4 aqueous एंड हीट। ये A2 के अंदर हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, दो पढ़ाए थे आपको। ठीक है, तो इसका कलर चेंज आएगा पर्पल टू कलरलेस, पर्पल टू कलरलेस। और दोनों में आपको पता है प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो इसमें कलरलेस गैस इवॉल्व, एक कलरलेस गैस विच इज एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो इवॉल्व होती है। सो पर्पल एंड कलरलेस गैस इवॉल्व। Why doesn't work for the middle one? Because they do not just open your notes of carboxylic acid and see, I told you there are only two acids which oxidizes and no other acid will oxidize. They will oxidize to form carbon dioxide and water, ethane dioic acid and methanoic acid। ठीक है,
बिकॉज इसका जो इसमें ना बार खैर, अब ये तो इसको एक तरह प्लेन फैक्ट है, अब इसकी डिटेल में मैं क्या जाऊं, बस इट्स अ फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ओके, चलो नाउ ये हो गया आपका They're the only two acids that oxidize. only these two acids, beta, methanoic and ethane dioic acid, they oxidize. Okay, you have to learn this. Okay, now a sample of pyruvic acid is analyzed by carbon-13 spectroscopy. 3 peaks are observed. अब इसको ठीक से देखना. Complete the table circling the carbon responsible for the shift. State the hybridization carbon atom. अच्छा, उसने कहा हुआ है बस सर्कलिंग द कार्बन एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल शिफ्ट। ओके, अच्छा, इसके लिए तुम लोगों को जाहिर है स्पेक्ट्रा इसका वो खोलना पड़ेगा, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका कार्बन 13 की वैल्यूज हैं। ठीक है, चलो अब केमिकल शिफ्ट के लिए लेट मी शो यू द इसकी वैल्यूज कार्बन 13 की, जरा इसको देख लेते हैं, सिलेबस की वैल्यूज भी खोल लूँ साथ साथ। अच्छा, वंस अगेन मैं पुरानी डाटा बुकलेट और नई डाटा बुकलेट दोनों यूज करूंगा। पुरानी मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि ये पुराने ईयर का पेपर है, 2022 से पहले का पेपर है। 2022 के पहले वाले पेपर के लिए सबसे रेलेवेंट ये है कि आप उसी की डाटा बुकलेट यूज करें, क्योंकि थोड़ा सा चेंज आया है डाटा बुकलेट में। नाउ दिस इज कार्बन 13, ठीक है, ये मैं 2021 की डाटा बुक यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये पेपर जो है वो उससे पहले का है। अच्छा, अब देखें, इसमें तुम्हारे पास कंपाउंड के अंदर ना, लुक एट दिस, तुम्हारे पास कंपाउंड में एक जो कार्बन है वो है CH3 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक 3 कार्बन है ना। अब उसने कहा हुआ है कि उसकी शिफ्ट वैल्यू जो है वो 27 पे है। अब कौन सा वाला कार्बन शिफ्ट वैल्यू 27 पे प्रोड्यूस करेगा, दिस इज दैट वी नीड टू एनालाइज। ठीक है, नाउ लेट्स सी द टेबल। अच्छा, ये अच्छा याद रखो, ये कार्बन जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है, COH का। ठीक है, ये जो कार्बन है C डबल बॉन्ड O, ये वैसे तो समझो इसका एल्डिहाइड कीटोन का, ये कार्बोनाइल का है, और जो पहला वाला कार्बन है वो सिंपली CH3 है नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O। लेट्स सी, देखते हैं तब। अब देखो, जो एल्काइल, अच्छा देखें इसके अंदर, लेट्स फिगर आउट कि हमारे पास ये कार्बन कौन सा है। अच्छा, कार्बोनाइल की जो रेंज है आप देखें वो 190 से लेकर 220, ठीक है। कार्बोक्सिल की जो रेंज है वो 160 से 185 है, और हमारी वैल्यू कितनी थी, हमारी वैल्यू थी 27। अब 27 वैल्यू किसकी हो सकती है, इफ यू सी CH3 की, एल्काइल CH3। अच्छा, या देखो ये कार्बोनाइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल है ना, असल में CH3 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O है, ये ज्यादा रेलेवेंट है। तो इसकी वैल्यू भी देख लो 25 से लेके 50 है, और हमारी वैल्यू कितनी है 27। तो कार्बोनाइल वाला और कार्बोक्सिलिक वाला तो हो ही नहीं सकता ना, उनकी वैल्यू तो आप देखें बहुत बड़ी है, तो 160 और 190 से ऊपर की वैल्यूज हैं। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज इट इज द CH3 which is next to C डबल बॉन्ड O, एंड हमारे क्वेश्चन में वो ये वाला कार्बन है, CH3 का ये वाला कार्बन which is next to C डबल बॉन्ड O, CH3 next to C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन ये तुमने AS में पढ़ा था बच्चों, व्हेनेवर कार्बन फॉर्म 4 सिंगल या सिग्मा बॉन्ड्स इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वैसे तो उसमें लिखा हुआ भी है, ये पुरानी डाटा बुक में ना हाइब्रिडाइजेशन लिखी हुई होती थी, देखो उसके आगे लिखा हुआ भी है sp3, नजर आ रहा है sp3। अब नई डाटा बुकलेट में यह हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखी हुई है, आपको नई डाटा बुकलेट दिखाऊं उससे 2000, ये वाली जो हमारी डाटा बुक है, अब देखें इसमें कार्बन 13, इसमें देखो, अच्छा इसमें भी लिखी हुई है हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी लिखी हुई है, ठीक है, इसमें लिखी हुई है। बहरहाल ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। अच्छा, फिर अब आ जाइए नेक्स्ट 163। तो यार अभी हमने देख ही लिया ना,
163 वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला था ना, पीछे भी हमने चेक कर ही लिया था, और जो 192 है वो कार्बोनाइल था। ठीक है, अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन है इसके साथ एक डबल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और इसके साथ भी एक डबल बॉन्ड, दूसरे वाले इसके साथ भी एक डबल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये भी आप एएस में पढ़कर आए हैं, ये फैक्ट्स हाइब्रिडाइजेशन के। वैसे तो खैर ये हाइब्रिडाइज ये आपको इसमें डाटा बुकलेट में भी गिवन है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है, कार्बोक्सिल की वैल्यू है ये 160। सर आपने so ये वाले 185 कार्बन दोनों क्यों सर्कल करे, इसमें रिपीट कर देंगे? ये वाले कार्बन इसलिए सर्कल किए क्योंकि इनकी वैल्यू डाटा बुकलेट के हिसाब से ना, कार्बोक्सिलिक की वैल्यू देखो, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिल नजर आ रहा है, कार्बोक्सिल की वैल्यू, कार्बोक्सिल की वैल्यू जो है वो 160 से 185 है, और कार्बोनाइल की वैल्यू 190 से 220 है, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो मैं डाटा बुकलेट में जाके मैंने इनकी रेंज देखी, और रेंज जाके मैंने देखा कि कौन सा कार्बन, तो ये जो 163 है ज़ाहिर कार्बोक्सिलिक एसिड की रेंज में आ रहा है ना, तो इसीलिए मैंने इसको सर्कल किया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को, इसको। और 192 किस रेंज में आ रहा है, कार्बोनाइल की, तो मैंने कार्बोनाइल वाला सर्कल किया। ठीक है, समझ आ गया भाई? जी सर आ गया। Okay, next. Now, an ester of pyruvic acid F is dissolved in CdCl3. अच्छा, ये पायरुविक एसिड का एक एस्टर है, ठीक है, यानी एस्टर जो उससे बना है पायरुविक एसिड से। अच्छा, हमें नजर भी आ रहा है इसके अंदर एस्टर लिंकेज है, ये आपके पास एस्टर लिंक, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है आपने इसका CdCl3 में डिजोल्व किया, ये NMR से पहले आप करते हैं, आपको पता है NMR का जो सॉल्वेंट होता है वो CdCl3 होता है, ठीक है। एंड एनालाइज बाय प्रोटॉन NMR, प्रोटॉन HNMR, ठीक। द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ F इज शोन। अच्छा, ये थोड़ा सा जरा क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, ये 4 पीक्स हैं, वो प्रिंटिंग में आपको वो नजर नहीं आ रही है, 4 पीक्स हैं, क्वार्टेट। अच्छा, ये 2 पीक्स हैं, ये डबलेट है, शायद इतना क्लियर विजिबल नहीं हो रही है इसलिए आप लोगों को, वो असल में पेपर में बड़ी प्रिंटिंग होगी, आपको नजर आ जाएंगी। और ये भी 4 पीक्स हैं, ये भी क्वार्टेट है, ठीक है। 1.3 वाली, ये ट्रिपलेट है, सॉरी, ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर, असल में इसको आप जरा इनलार्ज करके देखेंगे ना तो क्लियर होगा। अच्छा, वो पीक के साइज से भी अंदाजा होता है, तो ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट का मतलब है 3 पीक्स हैं, ये ट्रिपलेट है। अच्छा, ये आपके पास सिंगलेट ही है, दिस इज सिंगलेट, ये सिंगल पीक की है, ये सिंगलेट है, और ये क्वार्टेट है, ये 4 है क्वार्टेट, ठीक है। ये प्रिंटिंग ऐसे थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रही है, एग्जाम के पेपर में आपको क्लियरली विजिबल होंगी। अच्छा, चलिए, अब उसने कहा हुआ है आपसे कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इसकी है, उसका स्प्लिटिंग पैटर्न आइडेंटिफाई करें, और नंबर ऑफ एज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, चलें, ये तो आसान है ना, देखते हैं गाइस। सबसे पहले एक दफा याद करें कि हमने क्या सीखा था। जितने हाइड्रोजन एनवायरमेंट्स होंगे, यानी प्रोटॉन एनवायरमेंट्स होंगे, उतनी पीक्स होंगी। तो आपको नजर आ रहा है कि एक हाइड्रोजन एनवायरमेंट ये है, तो एक पीक इसकी होगी, एक पीक इस इन 2 हाइड्रोजन्स की होगी, और एक पीक इन 3 हाइड्रोजन्स की होगी, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं जब आपको एनालिटिकल पढ़ा रहा था, मैंने आपसे कहा था मैं डाटा बुकलेट बहुत बाद में खोलता हूँ। मैं डाटा बुकलेट बहुत बाद में इसलिए खोलता हूँ क्योंकि डाटा बुकलेट से कंफर्मेशन के लिए होती है, उससे पहले ज्यादातर मैं काम कर चुका होता हूँ। अब देखो, मैं स्प्लिटिंग से पता लगा लूंगा कि कौन सी पीक किसकी होगी, मुझे शायद डाटा बुकलेट पे वैल्यू जाके देखने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि स्प्लिटिंग ही आपको बता देगी। देखो, ये जो CH3 है ना,
इसके अंदर देखो स्प्लिटिंग कैसे निकलती है, स्प्लिटिंग होता है n+1 और n क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन द एडजेसेंट कार्बन, उसके पड़ोस वाले कार्बन। अब इसके पड़ोस में ये कार्बन है, इस पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसकी n की वैल्यू 0 है, लेकिन स्प्लिटिंग होती है n+1, तो 0+1 इसका मतलब है 1, तो इसका मतलब होता है इसकी बनेगी सिंगलेट। तो जो सिंगल पीक है वो इस वाले CH3 की है, ठीक है। तो मैं यहीं पे जाके लिखूंगा, वैल्यू बाद में जाके चेक कर लूंगा। तो ये जो है ना, ये किसका है, ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक CH3, इसको लिखो, लिखते कैसे है, नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखते हैं इसके आंसर को, नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O। स्प्लिटिंग पैटर्न क्या है, सिंगलेट। कितने हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल हैं, 3 हाइड्रोजन, ज़ाहिर है CH3 है ना, तो 3 हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द पीक, ठीक है। आगे आओ, अब इस वाले को देखो, अब इसको समझा रहा हूं। इसके जो पड़ोस में कार्बन है वो ये है, जाहिर है ये वाला है। इस पे कितने लगे हुए हैं, हाइड्रोजन 2, तो n की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, 2। स्प्लिटिंग क्या होती है, n+1 3, तो इसकी बनेगी ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट है ही मेरे पास एक, ठीक है। तो जो ट्रिपलेट है वो 1.3 पे जो है वो ट्रिपलेट है। तो ये मुझे पता है कि ये कौन सी है, ये है CH3 नेक्स्ट टू CH2, यूं लिखते हैं इसको, CH3 नेक्स्ट टू CH2। स्प्लिटिंग पैटर्न क्या है, ट्रिपलेट। कितने रिस्पॉन्सिबल है, CH3 है, तो 3 हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस, ठीक है। अब एक ही रह गई ना तुम्हारे पास, सिंगलेट। अच्छा भाई, अब वो सिंगलेट किसकी बनेगी, ठीक है, अब ये आपको देखना है। अच्छा, ये जो सिंगलेट बनेगी, ये CH3, अच्छा लेकिन यार इसकी स्प्लिटिंग, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसकी सिंगलेट नहीं, सॉरी, मैंने सिंगलेट तो आइडेंटिफाई कर ली ना, कॉर्ट्रेट, सॉरी कॉर्ट्रेट, हाँ कॉर्ट्रेट। अब देखो कॉर्ट्रेट किसी बनेगी सर, इसकी। अब इसको देखो, अब इसके बराबर में जो कार्बन है वो ये है, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो n की वैल्यू 3, स्प्लिटिंग है n+1, तो 3+1 4, तो इसकी बनेगी कॉर्ट्रेट। और वो कॉर्ट्रेट आपको नजर आ रही है 4 के करीब है, तो यहाँ पर आप कहेंगे इसकी कॉर्ट्रेट बनेगी, आप कहेंगे किसकी है, CH2 नेक्स्ट टू O, यूं लिखते हैं इसको, ये नेक्स्ट टू O देखो, ठीक है। इसका बनेगा कॉर्ट्रेट। कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, 2 हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो आप देखिए, मैंने बगैर डाटा बुकलेट खोले स्प्लिटिंग से ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आखिर में दिल की तसल्ली करने के लिए मैं डाटा बुकलेट एक दफा खोल लूंगा, मैं एक दफा चेक कर लेता हूं कि अगर CH3 नेक्स्ट टू CH2O, यानी देखो अब इसमें ना, इसको लिखते हैं एल्केन, डाटा बुकलेट में ये लिखा होता है एल्केन। अब ये आपके पास है ना, ये प्रोटॉन है हमारा, ये जो एल्केन होते हैं ना, एल्केन, एल्केन का मतलब ही होता है कि वो एल्काइल ग्रुप्स हो और उनके पड़ोस में भी एल्काइल ग्रुप्स ही हो, इसको कहते हैं एल्केन। जिनको नहीं पता यार, को कोई भी एल्काइल ग्रुप हो और उसके नेबर में भी अगर एल्काइल हो तो वो एल्केन कहलाता है स्टेबल में। तो स्टेबल में एल्केन की जो शिफ्ट वैल्यू है वो 0.9 से लेके 1.7 है, और मेरे पास भी इसकी जो वैल्यू है CH3 नेक्स्ट टू CH2 वो 0.9 से लेके 1.7 के अंदर लाया कर रही है, तो कंफर्म हो गया कि ये सही है। अच्छा, फिर यह CH3 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड हो, चेक करते हैं जी शिफ्ट वैल्यू। CH3 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड हो, ये नजर आ रहा है, CH3 एल्काइल नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड हो, इसकी रेंज है 2.2 से लेके 3, और मेरी वैल्यू कितनी है, 2.2, तो ये भी सही आ रहा है, रेंज में आ रहा है। अच्छा, तीसरा है CH2 नेक्स्ट टू O, चेक कर लेते हैं इधर, CH2 एल्काइल, देखो ये रहा, एल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट CH2 नेक्स्ट टू O, इसकी रेंज है 3.2 से लेके 4, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो भी ये 4 है, ठीक है।
तो शिफ्ट वैल्यू से मुझे तसल्ली हो गई कि हाँ यार जो मैंने काम किया था वो सही किया था, वो गलत नहीं किया था, सही आ रहा है मेरा आंसर। ठीक है। सो इसके अंदर बहुत सारे बच्चे, मैं हमेशा कहता हूँ, गलती करते हैं, फौरन डाटा बुकलेट खोलते हैं शिफ्ट वैल्यू देखने के लिए। भाई पहले आप स्प्लिटिंग से काफी हद तक अंदाजा लगा लेते हैं वो ग्रुप्स कौन से हैं, और फिर आखिर में आप शायद डाटा बुकलेट भी खोलें, वो मना थोड़ी है खोलना। ठीक है, समझ में आ गया ये सबको? चलिए नेक्स्ट। अच्छा जी, उसने कहा हुआ है ड्यूट्रियम ऑक्साइड D2O where D is H2 can be used as a solvent in proton NMR spectroscopy। जी बिल्कुल। The proton NMR of alanine in CdCl3 has 4 peaks। बिल्कुल सही है जी, 4 peaks होंगी। The proton NMR spectrum of alanine in D2O has 2 peaks। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। पहले तो CdCl3 में 4 पीक्स किसकी हैं? एक इन हाइड्रोजन की, एक इस हाइड्रोजन की, एक इन दो हाइड्रोजन की, और एक इस हाइड्रोजन की। तो जितने हाइड्रोजन एनवायरमेंट्स होते हैं उतनी पीक्स होती हैं CdCl3 में। तो जो 4 पीक्स हैं CdCl3 के हैं वो इन चारों की। अब हमने D2O के लिए क्या पढ़ा था? मैंने आपको बताया था कि whenever D2O is used as a solvent, तो any hydrogen which is bonded to N या O, the two electronegative elements, they are exchanged by deuterium। Any hydrogen with oxygen and nitrogen, वो हाइड्रोजन हट के ना वहां ड्यूट्रियम आ जाता है, और ड्यूट्रियम की पीक नहीं होती क्योंकि उसका और इवन मास नंबर होता है। इवन मास नंबर वाले एटम पीक नहीं बनाते। ठीक है, इसको साइंटिफिक वर्ड्स में क्या कहते हैं? रैपिड एक्सचेंज प्रोटॉन्स। ये जो N और O के साथ लगे हुए प्रोटॉन्स होते हैं ना, ये रैपिड एक्सचेंज होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फिर D2O कॉमा रैपिड एक्सचेंज प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन को प्रोटॉन्स भी कहते हैं, ऑफ NH2 and of COOH will be exchanged by deuterium, ब्रैकेट में लिख रहा हूं H21, सर खाली जो H है उससे नहीं होगा? and एक मिनट रुको, and the peaks will disappear। disappear। जी अब पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? सर खाली जो H है उस वाले से एक्सचेंज नहीं होगा? नहीं हो ना, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। रैपिड एक्सचेंज प्रोटॉन्स होते हैं द प्रोटॉन्स विच आर बॉन्डेड टू वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज O और N। अच्छा F भी है, ज़ाहिर है F O और N से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन F के साथ ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर नहीं जुड़ा हुआ होता है H। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर आपको ऐसा नहीं नजर आएगा कि F और H बॉन्डेड हो। हाँ इनऑर्गेनिक के अंदर होंगे, लाइक HF वगैरह होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर F जो है ना वो कार्बन से बॉन्डेड होता है, हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं होता। तो इसीलिए फ्लोरीन का यहाँ किस्सा खत्म हो जाता है। तो फिर एक दफा बता रहा हूँ, एनी हाइड्रोजन विच इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब आप उसको D2O के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये जो H होता है नाइट्रोजन के साथ लगे हुए और ऑक्सीजन के साथ लगे हुए एक्सचेंज हो जाते हैं विद ड्यूट्रियम। इनको कहते हैं रैपिड एक्सचेंज प्रोटॉन्स। ठीक है, और ड्यूट्रियम जब आके लग जाता है तो उसकी पीक नहीं होती क्योंकि उसका इवन मास नंबर होता है। ठीक है, तो आपका जो सवाल है उसका जवाब है नहीं, H नहीं होगा एक्सचेंज। ठीक है, सर तो बस ये दो। हमें इस पार्ट में तो सिर्फ वो वाले सर्कल करने थे ना जो दोनों एनएमआर में प्रेजेंट होंगे, तो सिर्फ एच एंड सी एच नहीं थ्री नहीं नहीं, होगा वो? मैंने सर्कल, अरे यार वो सर्कल नहीं है। जी जी, सर्कल दैट शोज द पीक्स इन बोथ NMR। तो ये दो सर्कल होंगे। जी जी, वो तो मैंने समझाने के लिए सर्कल किया था। आंसर आपका ये है। ठीक है, चलें। अच्छा अब आइए पार्ट जी। वंस अगेन, अच्छा ये KW का सवाल है, लेकिन KW का इन्होंने इसके साथ लिंक किया हुआ है। ठीक है, द आयनिक प्रोडक्ट KW for D2O has a value of 1.35 into 10 power minus 15 mole square Dm minus 8 at 298 kelvins।
राइट एक्सप्रेशन KW ऑफ D2O। देखो यार इतना आसान बात है। देखिए बात ये है, हमने क्या सीखा था कि एक्चुअली KW क्या होता है वाटर के लिए। मैंने आपको कहा था वाटर डिसोसिएट्स टू H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, सिमिलरली जो D2O होगा वो डिसोसिएट होगा इनटू D प्लस एंड OD माइनस। हाइड्रोजन ही है ना ड्यूट्रियम भी। ठीक है, तो इसने बस चालाकी ये किया कि तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वाटर की जगह आपको D2O दे दिया है। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वह KW का हमने क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का प्रोडक्ट। इसके अंदर आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ D प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OD माइनस। ठीक है, अच्छा अब उसने कहा हुआ है कैलकुलेट द पीएच ऑफ प्योर न्यूट्रल D2O at 298 kelvins. Assume D minus is equivalent to H plus for pH calculations. चलिए अच्छी बात है। अच्छा गाइस देखो इसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप याद करें, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि पहले तो जरा देखो, इन न्यूट्रल सोल्यूशन हमेशा न्यूट्रल सोल्यूशन में जब हम वाटर को पढ़ते हैं ना, तो हमने ये सीखा था कि जितने H प्लस होंगे उतने ही OH माइनस भी होंगे। न्यूट्रल है ना सोल्यूशन, तो ना H प्लस एक्सेस में हो सकते हैं ना OH माइनस एक्सेस में हो सकते हैं। सिमिलरली अगर D2 है तो बस आप इसकी जगह आप लिख दें, ठीक है, इसकी जगह आप लिख दें जो D प्लस की कंसंट्रेशन होगी वही OD माइनस की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, न्यूट्रल है ना बेटा। ठीक है, तो देखिए अब अभी हमने क्या लिखा कि W इज कंसंट्रेशन ऑफ D प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OD माइनस। ठीक है, KW की वैल्यू गिवन है 1.35 इंटू 10 पावर माइनस 15, तो ये 1.35 इंटू 10 पावर माइनस 15। अब आप देखें हमने जैसे हम KW के लिए करते थे, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है ना इन दोनों की, तो मैं इसको भी D प्लस लिख देता हूं। न्यूमेरिकली तो बराबर है दोनों, तो आप अगर OD माइनस की जगह D प्लस लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है ना। तो इससे आपको पता है क्या होता है, इससे आंसर आ जाता है। तो हम कहेंगे ये D प्लस का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1.35 इंटू 10 पावर माइनस 15 टेकिंग रूट। दोनों का आप रूट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से D प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ D प्लस इज 3.67 इंटू -8 10 की पावर -8। मोल पर DM3। सर हम ठीक पीएच है वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। जी। अब इसके बाद हमारे पास हमें पीएच कैलकुलेट करना है। उसने ऑलरेडी कह दिया कि आप बिल्कुल D प्लस की कंसंट्रेशन को H प्लस की तरह ट्रीट करें, तो आप पीएच का फॉर्मूला लगा देंगे माइनस लॉग ऑफ, वहाँ है में D, तो ये हो गया इंटू -8। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.43। सर एक बात बताएं, ये हम H प्लस की कंसंट्रेशन है, अब ये सेम OH की भी होती है ना अगर देखा जाए तो? जी होती है, तो सर हम वो वाला, वैसे तो ये तो लग जाएगा न्यूट्रल फॉर्मूला, सोल्यूशन है। लेकिन हाँ हम 14 प्लस लॉग ऑफ OH वाला भी लगा सकते हैं क्या? जी लगा सकते हैं, सेम आंसर आएगा उससे, तो लगा के देख लें सेम आंसर आएगा। ठीक है सर इट्स 14 प्लस लॉग ऑफ OH ना? ठीक जी है, हाँ, थैंक यू। ओके। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं आज। ठीक है, सो लेट्स डू अनदर वन। ये ज्यादा ये बाय एंड लार्ज एनालिटिकल का है। क्वेश्चन नंबर 13। Now, the proton spectrum of compound E in the solvent CdCl3 is shown
the molecular formula of compound E is C9H10O2, C9H10O2, ठीक है। अच्छा, अब उसने तुम्हें पीक्स बना के दे दिए और ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होता है वो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस पीक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। तो एक पीक 3 हाइड्रोजन की वजह से बनी है, एक पीक 2 हाइड्रोजन की वजह से बनी है और एक पीक 5 हाइड्रोजन की वजह से बनी है। अच्छा, जो 3 हाइड्रोजन की वजह से बनी है वो एक ट्रिपलेट है, जो 2 हाइड्रोजन की या आपको नजर आ रहा है ट्रिपलेट, ये क्लियर है जरा ज्यादा, ठीक है। ये क्वाड्रेट है और ये मल्टीप्लेट है, मल्टीप्लेट, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ चीजें, देखो मैंने कहा मैं आप लोगों को जब से एनालिटिकल करा रहा हूँ ना, मैं आपको कुछ एक चीज बार बार बोल रहा हूँ, एनालिटिकल इज जस्ट लाइक अ पजल। जिस तरह आप एनएमआर जब सॉल्व करते हैं ना, ये पजल सॉल्व करते हैं। जितने तुम ज्यादा सवाल करोगे ना, तुम्हें चीजें उतना समझ में आने लगेंगी कि यार ये चीज ऐसे होती है। अब देखो ये जो मल्टीप्लेट है ना, ये वाली, ये मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन है। अब जरा सेवरल वेज देखें कैसे। ऑफ कोर्स मैंने कहा ना, एक सबसे बड़े अंदाजे की वजह मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया, मुझे देख के अंदाजा हो जाता है। लेकिन आपको मैं समझाता हूँ आप कैसे अंदाजा लगाएंगे। भाई पहले तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशो देखो, 9 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है, बहुत करीब करीब है। आमतौर पे कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन जो है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर कार्बन के साथ 2-2 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब रेशियो इतना छोटा होता है ना, तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो बेंजीन रिंग है और या बहुत सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, तभी ये रेशियो इतना छोटा होता है, ठीक है। सो इसके 9 कार्बन और 10 हाइड्रोजन से मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये तो बेंजीन रिंग पॉसिबली हो सकता है। हाँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, बट बेंजीन रिंग भी हो सकता है। अच्छा, फिर फर्दर मुझे कैसे कंफर्म हुआ ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे, कि एक पीक 5 हाइड्रोजन एक पीक बना रहे हैं, यानी 5 एक ही जैसे हाइड्रोजन। तो यार 5 एक ही जैसे हाइड्रोजन तो C6H5 के ही होते हैं, और बाकी 5 हाइड्रोजन एक ही इन्वायरमेंट के होना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, तीसरी बात जिससे मुझे कंफर्म हुआ इसकी शिफ्ट वैल्यू और इसकी मल्टीप्लेट। देखो बेंजीन रिंग के जो हाइड्रोजन है ना वो मल्टीप्लेट बनाते हैं, ये आपको एज अ फैक्ट पता होना चाहिए। तो ये इसमें एक मल्टीप्लेट बन रही है, देखो इतनी सारी स्प्लिटिंग है इसकी, ठीक है। और दूसरा ये कि इनकी शिफ्ट वैल्यू, देखो शिफ्ट वैल्यू जो है ना वो बेंजीन की तकरीबन, देख लो आप, ये शिफ्ट वैल्यू मैं आपको दिखा दूं। प्रोटॉन एनएमआर की बेंजीन रिंग की जो शिफ्ट वैल्यू होती है ऑफ एरोमेटिक रिंग, वो होती है 6 to 9, ठीक है। तो इनकी भी इस रेंज के अंदर लाया कर रही है। सो अच्छा देखो, मैं अभी कोई 100% नहीं तय कर रहा कि ये बेंजीन है, बट मुझे बहुत हद तक ये आइडिया हो गया कि ये बेंजीन ही है, ठीक है। बार अभी देखो हम एक एक करके सवाल का जवाब देते हैं। उसने कहा एक्सप्लेन व्हाई CdCl3 इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इंस्टेड ऑफ CHCl3। अच्छा देखो, CHCl3 डालोगे तो उसमें खुद भी हाइड्रोजन है ना, तो वो जो हाइड्रोजन है वो तो अपनी एक पीक बना देगा। तो इसका आंसर क्या है, CHCl3 will produce a peak which will interfere with spectrum। तो सॉल्वेंट की पीक थोड़ी होनी चाहिए, which will interfere with spectrum। और आप खाली ये भी लिख देते will form a peak of its own, तो भी आपको मार्क मिल जाता है। एक्सप्लेन व्हाई TMS is added to give a small peak at shift value 0। मैंने आपको बताया रेफरेंस होता है, यूज as a reference peak, and TMS is inert, is unreactive। अनरिएक्टिव है तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करता। आगे बढ़े। Compound E is hydrolyzed by hot aqueous NaOH, gives 2 organic products। One of these product is ethanol। बेटा अब हमने ये पढ़ा था हाइड्रोलिसिस, हम AS में पढ़कर आए हैं एस्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक है।
एस्टर्स को जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं। अच्छा, एक और हाइड्रोलिसिस भी हमने पढ़ी है, वो है क्या नाम है, अच्छा हाँ, लेकिन जब आप एस्टर्स को अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो बनाते हैं अल्कोहल्स एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो जाहिर है इट इज एन एस्टर। और एक और देखो, एक और चीज आप कहेंगे सर आपको कैसे पता है एस्टर ये अमाइड भी हो सकता है, क्योंकि हमने अमाइड की भी हाइड्रोलिसिस पढ़ी है। बेटा अमाइड ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, और वैसे भी जब अमाइड हाइड्रोलाइज होता है ना तो वो अल्कोहल बनाता भी नहीं है, वो अमाइन बनाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका सॉल्ट बनाता है, तो एस्टर ही है। और वैसे भी उसके उसके फॉर्मूले से भी मुझे अंदाजा हो रहा है कि 2 ऑक्सीजन है, जाहिर अमाइड हो ही नहीं सकता ना, अमाइड के अंदर तो नाइट्रोजन है, तो अमाइड की तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इससे एस्टर। अच्छा, अब आ जाओ असल गेम पे। तो अब ये बात समझ में आ गई है, एक एस्टर है, 9 कार्बन वाला एस्टर है जिसके अंदर मोस्ट लाइकली C6H5 है। ठीक है, अब आगे उसने क्या पूछा हुआ है, उसने कहा डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग पैटर्न। अच्छा, उसने नहीं पूछा कि क्या है, डिस्क्राइब एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ 1.3 एंड 4.3। अच्छा भाई, अब 1.3 वाला ये वाला है ना, 1.3 तो ये बिल्कुल जो इसके करीब है ये वाला, ये तो इसकी ट्रिपलेट है, और ये जो इसके करीब है इसकी क्वाड्रेट है। तो पहले तो आप लिख दें स्प्लिटिंग पैटर्न है 1.4, ये ट्रिपलेट, ये तो ऊपर से जाके देख के लिखना है, और ये क्वाड्रेट। ठीक है, ये तो आपने सिंपल देख के लिखना है। ठीक है, अब भाई ट्रिपलेट एक ही वजह से बनती है कि इसके एडजेसेंट जिस कार्बन पे ये लगे हुए होंगे ना, उसके एडजेसेंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 2 हाइड्रोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन, इसकी वजह यही होती है। और क्वाड्रेट की वजह एक ही होती है कि 3 हाइड्रोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, अब आखिरी चीज उसने कहा ईच मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ई कंटेन्स 5 प्रोटॉन्स व्हिच गिव राइज टू द पीक्स बिटवीन 7 एंड 8.5। वो यही वाला है 7 एंड 8.5। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपसे कहा दिस इज C6H5, यूं कहो H ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ C6H, बस ठीक है ना, C6H5 द बेंजीन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अच्छा अभी आगे जाएगा, ये आपसे मॉलिक्यूल बनवाएगा, ऐसा नहीं है कि सर ये यहाँ पे हम बेंजीन, सर यहाँ पे हम बेंजीन रिंग लिख सकते थे। फिनाइल ग्रुप लिख सकते हैं, तो फिनाइल आपका C6H5 इज फिनाइल। ठीक है, अच्छा अब उसने कहा हुआ है गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब दैट्स वेयर आपने तुक्का नहीं मार सकते थे, अब आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका देना पड़ेगा, जिसकी स्प्लिटिंग भी ठीक होगी, शिफ्ट वैल्यूज भी ठीक होंगी, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सही है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O2। अब देखो तुम्हें क्या क्या पता चल गया, तुम्हें ये तो पता चल गया कि एक एस्टर है, तुम्हें ये पता चल गया कि एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब है कि तुम्हारे पास जो, अच्छा देखो मैं इसको जरा जोड़ता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक तो मैंने बना दिया C6H5, ये होता है ना C6H5। अब एक मेरे पास पीक है which splits into 3, और एक sorry which has 3 hydrogens and splits into 3, और एक मेरे पास है जिसमें 2 हाइड्रोजन है, splits into 4। अब देखिए ये आसान बात है ना, ये कैसी बात है। तो एक आपके पास CH3 है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 3 हाइड्रोजन्स, और उसके बराबर में CH2 होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला, देखो मैंने दोनों को कैसे जोड़ा, क्योंकि मेरे पास जो CH3 है वो स्प्लिट हो रहा है, आप नजर आ रहा है आपको, ये 3 प्रोटॉन है ना, थी, ये स्प्लिट हो रहा है इनटू ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब है इसके बराबर वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन हो, तो CH3
के बराबर में 2 हाइड्रोजन बना दिए मैंने, 2 कार्बन जैसा 2 हाइड्रोजन। और ये आपके पास 2 हाइड्रोजन वाला है, ये 2 हाइड्रोजन है जो स्प्लिट हो रहा है इनटू क्वाड्रेट, यानी इसका बराबर में जो कार्बन है उस पर 3 हैं। तो ये स्प्लिटिंग से मुझे पता चल गया कि एक CH3 और एक CH2 बराबर बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा अब आइए जरा कार्बन काउंट कर लें। अभी कार्बन की कितनी कमी रह गई, और एस्टर भी तो है ना। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ये 7 या 8। तो सर मुझे एस्टर भी बनाना है और 1 कार्बन रह भी गया और 2 ऑक्सीजन भी रह गए हैं, तो ये हो गया COO। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो यही हो। देखें अभी ये भी तो हो सकता था, तो बच्चे लोग कहते हैं सर ये तो आंसर आ गया। नहीं भाई, ये तो मैंने बना दिया ना। ये भी तो हो सकता था कि O इधर हो, C इधर हो, CH2 ऐसा हो और CH3 ऐसे हो। ये भी तो हो सकता था ना। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सही है या ये सही है? एस्टर तो दोनों है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का बिल्कुल सही आया है। ठीक है, अब ये डाटा बुकलेट कंफर्म करेगी। देखो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये कैसे पता चलेगा कि ये सही है या ये गलत है। ठीक है, ये जो CH3 है ये नेक्स्ट टू है CH2। ठीक है, आप जाइए डाटा बुकलेट पे देखें कि जब CH3 नेक्स्ट टू CH2 का मतलब एल्काइल, एल्केन। एल्केन की जो शिफ्ट वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 0.9 से लेके 1.7 के अंदर अंदर। ठीक है, इधर आके चेक करें, जरा देखें इसको, इधर आके चेक करें, इसकी वैल्यू 1.4 है। इसका मतलब है ये कंफर्म हो गया कि ये CH3 नेक्स्ट टू CH2 है। तो यार इसका किस्सा तो ठीक हो गया ना, ये तो सही है। इसमें भी ऐसा CH नेक्स्ट टू CH2 है, इसका तो इतना बड़ा मसला नहीं था। अब मसला इसका है कि भाई ये जो CH2 है ये C डबल बॉन्ड O के बराबर में है या ये जो CH2 है ये O के बराबर में है। असल तो किस्सा इसका है। देखो अब ये मैं कैसे पता लगाऊंगा, अब देखते हैं, पता लगाते हैं। अब इसकी शिफ्ट वैल्यू देखो, इसकी जो शिफ्ट वैल्यू है मेरे पास, इसको देखो, इसकी शिफ्ट वैल्यू तकरीबन 4 लिखा हुआ भी है ना, इसकी शिफ्ट वैल्यू है 4.3। अब मैं डाटा बुकलेट पे जाऊंगा। देखो जो एल्काइल नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड हो है ना, उसकी रेंज होती है 2.2 से लेके 3। लेकिन जो एल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है CH2 नेक्स्ट टू O, उसकी रेंज होती है 3.2 से लेके 4। अब आप कहें लेकिन सर वो तो 4 से भी आगे है, लेकिन भाई नेरर किसके, देखो ये शिफ्ट वैल्यूज ना एग्जैक्ट नहीं होती। ये बातें मैंने आपको क्लास में भी समझाई थी। शिफ्ट वैल्यू बिल्कुल ऐसी नहीं होती कि फिक्स टू फिक्स उसी रेंज के अंदर रहेंगी, थोड़ा आगे पीछे हो सकती हैं। असल में आगे ये पता है इसलिए हुआ है क्योंकि उसके आगे बेंजीन रिंग भी लगा हुआ है ना। अगर देखो आगे बेंजीन नहीं होता ना, अगर ये ऐसे होता मिसाल के तौर पे, ये CH2 इधर CH3 ये इधर O है, ठीक है, इधर इधर C डबल बॉन्ड और इधर पे CH3 होता, तो फिर ये वैल्यू 4 के करीब करीब भी होती। वो आगे इधर जो बेंजीन रिंग लगा ना, बेंजीन रिंग भी उसका इफेक्ट आता है। बहरहाल आप इसको यूं देखें ना भाई, आसान बात, आप ये देखें ज्यादा लाइकली ये 4 के करीब होगी ना, 4.3 नियर टू 4। अगर ये CH2 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O होता तो वो तो 2.2 से लेके 3 और 3 से थोड़ा आगे बढ़ जाता ज्यादा ज्यादा, लेकिन वो 4.3 पर है। इसका मतलब है कि ये CH2 नेक्स्ट टू O है, तो ये करेक्ट है, ये वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है, ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए इधर। तो मास स्पेक्ट्रम, अब ये मास स्पेक्ट्रम देखो, वैसे तुमने AS में पढ़ा है, लेकिन A2 में मास स्पेक्ट्रम का सवाल आ सकता है। उसने कहा द मास स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड E इंक्लूड फ्रैगमेंट आयंस विद Me वैल्यू 29 एंड 77। अच्छा भाई, अच्छा 29 ना बड़ी आसान होती है। देखो मैं बच्चों से AS के बच्चों को बताता हूँ कि आप ना कुछ पीक्स की वैल्यू देख के पता चल जाता है कि वो कौन सी है। देखो 29 जो है ना, ये तो यानी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, एल्काइल ग्रुप्स की वैल्यू तो तुम सॉर्ट ऑफ देख के ही पहचान लो। देखो एक एक बड़ा कॉमन एल्काइल ग्रुप है CH3, CH3 की वैल्यू होती है 15। फिर उससे बड़ा एल्काइल ग्रुप होता है C2H5, C2H5 की वैल्यू होती है 29। तो वैल्यू का मतलब है उसका मास। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें याद ही नहीं है मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या था, उनके लिए रिवाइज कर रहा, एक दफा एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। मास स्पेक्ट्रोमीटर में जब तुम मॉलिक्यूल्स को डालते हो ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को,
तो फॉर एग्जांपल तुमने 100 मॉलिक्यूल डाले इस कंपाउंड के ई के, उनमें से कुछ टुकड़ों में टूट जाएंगे, उसको कहते हैं फ्रैगमेंट्स, और कुछ मॉलिक्यूल नहीं टूटेंगे, वो एज मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इस सवाल में उसने कहा हुआ है कि इसके जो टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट्स हैं, वो उसके दो मासेस हैं, एक है 29, तो एक 29 वाला टुकड़ा और एक 77 वाला टुकड़ा, ठीक है। तो उसने कहा हुआ है कि ये 29 वाला टुकड़ा कौन सा हो सकता है, आप बताइए। तो बेटा वो तो C2H5, ये वाला टुकड़ा 29 का है, C2H5। अच्छा, ये ऐसी वैल्यू है कि देख के पता चल जाता है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे C2H5, लेकिन प्लस जरूर लगाना। ये बात मैं सबको बता दूं, एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस अ पीक इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर, उस पर पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है, तो प्लस इसके अंदर आपको लगाने ही लगाना है। अच्छा, फिर उसने कहा भाई 77। अच्छा, वैसे तो एक इसकी टेक्निक ये होती है कि आपको अगर 77 नहीं मिल रहा ना, तो मैं बच्चों से कहता हूँ आप मॉलिक्यूल का MR निकालें और उसमें से 77 सब्ट्रैक्ट करें। तो अगर आपको वो वाला टुकड़ा मिल जाएगा, MR में से 77 सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा ना जो मास, तो फिर आपको 77 ऑलरेडी मिल जाएगा। लेकिन इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है, इसमें 77 दिखाई दे रहा है कौन सी पी क्या। अच्छा देखो, वंस अगेन मुझे तो क्वेश्चंस करा करा के अंदाजा हो जाता है, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो अंदाजा हो जाएगा। ये जो 77 है ना, ये C6H5 की पीक है। आप निकाल लेना, 6 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, तो 6 कार्बन का मतलब है 12 × 6 + 5। चेक कर लो कितना आ रहा है ये, 77। ठीक है। सो ये जो है ये C6H5+ की पीक, ओके। प्लस लगाना है हर एक के साथ। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर वो 77 की जगह देता समझो 87, 89, 99 से 105, तो इसका मतलब है कि वो C6H5 C डबल बॉन्ड वो भी शामिल है, यानी C डबल बॉन्ड होगा तो उसमें 12 और यानी कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 ऐड कर दें। तो बहरहाल जो भी आपको देगा, थोड़ा सा बैठ के फिगर आउट करना, मॉलिक्यूल बना लो, फिर उसके टुकड़े चेक करो कि कौन सा। इसका ट्रायल एंड एरर भी होता है कि आपने पहले इतना टुकड़ा चेक किया, इसका मास नहीं आया, तो फिर आपने कहा अच्छा मैं थोड़े बड़े टुकड़े का चेक कर लेता हूँ, फिर CO का भी उसके साथ चेक कर लिया, फिर उसका नहीं आया तो आपने कहा यार अच्छा मैं C6H5COO का चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा उसमें एटम्स ऐड कर करके चेक करते जाते हैं। तो हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर जरा बना बना के आपको इसको चेक करने होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, अच्छा, अब मैंने तकरीबन 3-4 क्लासेस ऑर्गेनिक एनालिटिकल की आपकी ले ली हैं। अब देखो यार, ये तुम्हें आएगा सही से करना तब जब तुम खुद करोगे। अब ये वर्कशीट्स आपके पास हैं, आप लोग अब उसके क्वेश्चंस करें और मुझे प्रॉब्लम भेजें कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, अब आप ये करा दें, बजाय इसके कि मैं ही आपको कराता रहूं, ठीक है। तो अब नाउ इट्स योर टास्क दैट यू गाइस अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड सेंड मी द प्रॉब्लम। सर